बचपन से ही मेरा लुक बहुत हैंडसम और अट्रैक्टिव रहा है। मेरी बड़ी बहन को हमेशा यह डर सट्टिया रहता था कि कहीं बाहर की कोई आवारा लड़कियां मुझे अपने जाल में न फंसा लें। इसीलिए विदेश जाने से पहले उन्होंने मुझे पैक करके अपनी सबसे बड़ी बिजनेस राइवल के हवाले कर दिया। बिजनेस की दुनिया में मेरी बहन की सबसे बड़ी दुश्मन का नाम मार्क शुकिंग है। मेरी बहन ने उससे कहा कि मार्क शुकिंग, तुम कुछ समय के लिए मेरे छोटे भाई का ख्याल रख लो, मुझे एक जरूरी काम से विदेश जाना पड़ रहा है। मार्क शुकिंग ने हैरान होकर पूछा कि क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं तुम्हारे भाई को संभालूं? क्या तुम श्योर हो? मेरी बहन ने जवाब दिया कि बिल्कुल, भले ही हम बिजनेस में एक दूसरे के कड़े कॉम्पिटिटर्स हैं, लेकिन हम बचपन के दोस्त भी हैं और साथ में बड़े हुए हैं। तुम मेरे भाई का अच्छे से ख्याल रखना, पैसों के मामले में मैं तुम्हें कोई कमी नहीं होने दूंगी। मार्क शुकिंग ने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं है, बस तुम इसे मेरे पास छोड़ जाओ, वही काफी है। उस लड़की ने इतनी आसानी से और बिना एक भी पैसा लिए हाँ कर दी। तो मुक को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। इस वक्त उन्हें हर हाल में विदेश जाना था और उन्हें डर था कि कहीं ने शैन को बाहर की बिगड़ैल लड़कियां बहला फुसला न ले। बहुत सोचने समझने के बाद उन्हें लगा कि इसे मार्क शुकिंग के पास छोड़ना ही सबसे सेफ रहेगा। मार्क शुकिंग की पर्सनल लाइफ बहुत क्लीन थी। उनके आसपास कभी कोई दूसरा लड़का नहीं देखा गया था, इसलिए वो ईशैन पर कोई बुरी नजर नहीं डालेगी। मेरी बहन ने उसे वार्न करते हुए कहा कि मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ कि मेरा भाई बहुत सीधा साधा है, तुम उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं करोगी। हमारे परिवारों की दुश्मनी का असर इस बच्चे पर नहीं पड़ना चाहिए। मार्क शुकिंग ने चिढ़कर कहा कि तुम बहुत ज्यादा बोलती हो। मेरी बहन ने कहा कि ठीक है, मैं अब और बकवास नहीं करूंगी, तुम्हारी हाँ ही मेरे लिए काफी है। ईशैन, अगले 2 महीने तक तुम इन्हीं के साथ रहोगे। इसके बाद मेरी बहन ने तुरंत बॉडीगार्ड्स को हमारा सामान अंदर रखने का ऑर्डर दिया। मैं एक तरफ खड़ा था और मेरे मन में बहुत गुस्सा और नाराजगी थी। मेरी बहन भी कमाल करती है, मुझे जबरदस्ती एक अनजान औरत के पास छोड़कर जा रही है। मार्क शुकिंग एक तरफ खड़ी थी और उनके होंठों पर एक गहरी मुस्कान आ गई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जिस लड़के को वो दिन रात याद करती थी वो खुद चलकर बिल्ली के सामने आ गया है। तो मुख ने देखा कि बॉडीगार्ड्स ने सारा सामान शिफ्ट कर दिया है। फिर उन्होंने मार्क शुकिंग की तरफ देखा। मैंने तुम्हारे अकाउंट में 10 मिलियन ट्रांसफर कर दिए हैं, तुम एक बार चेक कर लो। वैसे भी अभी समर वेकेशन चल रहा है, इसलिए इस लड़के पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना। बाहर के लोग इसे अक्सर घूमने फिरने के लिए बुलाते रहते हैं, लेकिन जिन लोगों की नीयत साफ ना हो उन्हें तुम इससे दूर ही रखना। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम उन लोगों जैसी नहीं हो जो गुड लुक्स देखकर पिघल जाते हैं। तुम मेरे भाई को बिल्कुल भी परेशान नहीं करोगी, मुझे पता है। मार्क शुकिंग ने मन ही मन सोचा कि यह कितनी फनी बात है। कोई भी लड़की अपने क्रश के सामने अपनी फीलिंग्स को कैसे छुपा सकती है? जब किस्मत ने खुद उसे मेरे दरवाजे पर ला खड़ा किया है तो मैं इस चांस को इतनी आसानी से हाथ से कैसे जाने दे सकती हूँ? तो मुख ने नीचे झुककर अपनी घड़ी देखी और उनकी आवाज में थोड़ी जल्दबाजी थी। मेरी फ्लाइट का टाइम 12 बजे का है और अब देर हो रही है, तुम प्लीज इसका अच्छे से ख्याल रखना। छोटे भाई, अब मैं चलती हूँ, तुम यहाँ वहां मत भागना। तो मुख ने अपनी आखिरी बात कही और जल्दी से कार में बैठकर चली गई। मैंने कार को दूर जाते हुए देखा और भारी मन से एक ठंडी सांस ली। मैं अब भी ख्यालों में खोया हुआ था कि तभी एक बहुत ही प्यारी और हल्की खुशबू मेरी नाक से टकराई। मैंने अपनी नजरें नीचे की तो सीधे उनकी खूबसूरत और सॉफ्ट आंखों से टकराई, जिसे देखकर मैं कुछ पल के लिए ब्लैंक हो गया। तुम क्या करना चाहती हो? तो शैन ने सोचा कि अगर इस लड़की ने मुझे डांटने या सबक सिखाने की कोशिश की तो मैं तुरंत यहाँ से भाग जाऊंगा। मार्क शुकिंग की नजरें मेरे चेहरे पर टिकी थी और उनकी आवाज बहुत ही अट्रैक्टिव और जादुई लग रही थी। काफी देर हो चुकी है, पहले अंदर चलो। मैंने हड़बड़ाते हुए कहा कि हाँ ठीक है, और मैं थोड़ा साइड हो गया ताकि उन्हें पहले जाने का रास्ता दे सकूं। मुझे इस तरह झिझकते और रुके हुए देखकर मार्क शुकिंग की आवाज थोड़ी सख्त हो गई। क्या बात है? क्या मेरी खूबसूरती ने तुम्हारे पैर जाम कर दिए हैं जो तुम चल नहीं पा रहे? मेरी आवाज में थोड़ा अजीब सा भारीपन था जब मैंने कहा कि तुम पहले चलो। मार्क शुकिंग को मेरे दिमाग में चल रही इन छोटी छोटी बातों का कोई आइडिया नहीं था। उनके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि किसी भी कीमत पर लेशैन को यहाँ से भागने नहीं देना है। अब ज्यादा नखरे मत करो और जल्दी से अंदर आओ। उनकी यह बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने उनके पीछे की सड़क की तरफ देखा और मन ही मन कैलकुलेट करने लगा कि यहाँ से भागने के कितने चांसेस हैं। मार्क शुकिंग तुरंत मेरा इरादा भांप गई और उनकी आंखें ठंडी हो गई। तुम्हारी बहन ने तुम्हें मेरे भरोसे छोड़ा है, इसलिए तुम्हारी सेफ्टी की जिम्मेदारी मेरी है। अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो तुम्हें तब तक वेट करना होगा जब तक वो खुद तुम्हें लेने नहीं आ जाती। मैंने गुस्से में एक आवाज निकाली और सीधे विला के अंदर चला गया, क्योंकि मैं जानता था कि मैं उनसे जीत नहीं सकता। मुझे अपनी हार माननी ही पड़ी। अगर ये शैन सच में भागने की जिद पर अड़ जाता तो मार्क शुकिंग को भी समझ नहीं आता कि वो क्या करे। मैं लिविंग रूम में गया और सीधे सोफे पर बैठ गया। मेरा कमरा कहाँ है? तभी वहां के स्टाफ ने कहा कि तो यंग मास्टर, आप 2nd फ्लोर पर जाइए, वहां जो पहला कमरा है वही आपका है। मुझे वो कमरा नहीं चाहिए, मुझे वो कमरा चाहिए जिसका फेस गैलरी की तरफ खुलता हो। इसी बीच मार्क शुकिंग भी अंदर आ गई। मैंने तुरंत अपना टोन बदला और बहुत ही पोलाइट आवाज में कहा कि तुमने मेरी बहन से प्रॉमिस किया था कि तुम मेरा अच्छे से ख्याल रखोगी। मैं तो बस अपनी पसंद का एक कमरा मांग रहा हूँ। मार्क शुकिंग ने स्टाफ से कहा कि कोई बात नहीं, मेरा मास्टर बेडरूम खाली करके इन्हें दे दो। यह सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जिस कमरे का नाम मैंने ऐसे ही ले लिया था वो असल में उनका खुद का मास्टर बेडरूम था। मैंने जल्दी से कहा कि रहने दो, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे सच में उसकी जरूरत नहीं है। 3rd फ्लोर पर मुझे कोई भी नॉर्मल सा कमरा दे दो, वो चलेगा। स्टाफ ने कहा कि तो यंग मास्टर,
सर, थर्ड फ्लोर पर कोई बेडरूम नहीं है। मार्क शुकिंग थोड़ा साइड हुई और मेरे लिए पानी का एक ग्लास लेकर आई। इस घर में सिर्फ 2 ही बेडरूम है, तुम दोनों में से कोई भी एक चुन लो, जो भी तुम्हें पसंद हो। बिजनेस की दुनिया में इतनी पावरफुल और कड़क रहने वाली लेडी आज खुद अपने हाथों से मेरे लिए पानी लेकर खड़ी थी। उनका यह रूप उनके उस शांत और खड़ूस रूप से बिल्कुल अलग था जो दुनिया देखती थी। मैं बिल्कुल हैरान होकर उन्हें देखता रहा और अपनी नजरें हटाना ही भूल गया। मार्क शुकिंग को इस तरह लगातार देखने की वजह से थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने खुद को नॉर्मल दिखाते हुए पूछा कि क्या मेरे चेहरे पर कुछ लगा है। मैंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मार्क शुकिंग को लगा कि मैं उनके लुक्स और ब्यूटी से अट्रैक्ट हो गया हूँ, इसलिए वो मन ही मन बहुत खुश हुई। उनका टोन और भी सॉफ्ट हो गया। तो क्या तुमने डिसाइड किया तुम्हें कौन से कमरे में रहना है? मैंने कहा कि कोई भी कमरा चलेगा, तुम ही डिसाइड कर लो। जिस कमरे में तुम सोओगी उसी में मैं भी सो जाऊंगा। मार्क शुकिंग ने मेरी तरफ बहुत ही अजीब और गहरे लुक से देखा और वहां खड़ा स्टाफ भी शॉक रह गया, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि मैं ऐसी बात बोल दूंगा। तभी मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैंने तुरंत बात को संभालते हुए कहा कि मेरा मतलब है कि जो दूसरा कमरा बचेगा वो मुझे दे देना। मार्क शुकिंग ने मुस्कुराते हुए स्टाफ से कहा कि काफी देर हो चुकी है, गेस्ट रूम को क्लीन करो ताकि यह वहां शिफ्ट हो सके। स्टाफ ने हाँ कहा और वहां से चला गया। मैंने जाते हुए स्टाफ को देखा और थोड़ा झिझकते हुए कहा कि थैंक यू। ये सुनते ही मार्क शुकिंग का चेहरा फिर से गंभीर हो गया। उन्हें मेरा यह फॉर्मल थैंक यू कहना बिल्कुल पसंद नहीं आया और न ही उन्हें हमारे बीच की यह दूरी पसंद थी। ये उन्हें किसी अजनबी की तरह फील करा रहा था। मैंने पानी का एक घूंट पिया ही था कि तभी मेरी पॉकेट में रखा फोन बज उठा। मैंने फोन निकाला और स्क्रीन पर नाम देखकर चुपके से मार्क शुकिंग की तरफ देखा जो वहीं खड़ी थी। ईशैन का इस तरह छुपकर फोन देखना साफ बता रहा था कि वो मुझे नहीं बताना चाहता कि फोन किसका है। मार्क शुकिंग ने नोटिस किया कि मेरे चेहरे पर एक अलग ही खुशी आ गई थी, जिससे उन्हें कुछ गड़बड़ होने का एहसास हुआ। वो तुरंत आगे बढ़ी और मेरे पास सोफे पर बैठ गई। सोफे का वो हिस्सा उनके बैठने से थोड़ा नीचे दब गया। जैसे ही मैंने अपना सिर घुमाया, मेरी आंखें सीधे उनकी आंखों से मिल गईं। तुम किससे बात कर रहे हो? तभी फोन से आवाज आई कि ईशैन, तुम्हारे पास किसी लड़की की आवाज क्यों आ रही है? मैंने अपनी आवाज को धीमा करते हुए एक्सप्लेन किया कि ये मेरी बड़ी बहन की फ्रेंड है। मार्क शुकिंग के सवाल को मैंने पूरी तरह इग्नोर कर दिया और सोफे से उठकर उनसे थोड़ी दूरी बना ली। मार्क शुकिंग की आंखों में एक अजीब सा गुस्सा और शिकायत थी। मैं फोन पर लगातार सफाई दिए जा रहा था। मैं सच में घर पर ही हूँ। ये सिर्फ मेरी बहन की फ्रेंड है, कोई और नहीं है। मार्क शुकिंग की आवाज तो मुख से बिल्कुल अलग थी, इसलिए चूई आसानी से समझ सकती थी। और यहाँ मार्क शुकिंग मुझे इस तरह परेशान होकर सफाई देते देख रही थी, जिससे उनके दिल में जलन होने लगी। उन्होंने जानबूझकर अपनी आवाज को थोड़ा लाउड और रोमांटिक बनाते हुए मुझसे कहा कि गे शैन, बहुत रात हो चुकी है, अब ऊपर चलो और मेरे साथ रेस्ट करो। ये सुनकर मेरी आंखें शौक से बड़ी हो गई। मुझे समझ नहीं आया कि उन्होंने अब भी क्या कह दिया। फोन से चिल्लाने की आवाज आई कि तो शैन, तुम इस वक्त कहाँ हो? तुम किसके साथ रेस्ट करने जा रहे हो? मैंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। तुम गलत समझ रही हो। लेकिन तभी फोन कट गया। मैंने बहुत ही इरिटेट होकर मार्क शुकिंग की तरफ देखा। तुमने अभी वो क्या बकवास की थी? अब सब खराब हो गया। उसने गलत समझ लिया है। उन्होंने पूछा कि क्या गलत समझ लिया? मैंने कहा कि हमारे बारे में, कि हमारे बीच कोई अजीब रिलेशन है। ये बात मेरे मुंह तक आई, लेकिन मैं उसे बोल नहीं पाया और अपना सिर नीचे झुका लिया। मैंने पहले अपनी बहन से सुना था कि इस मार्क शुकिंग नाम की लड़की से पंगा लेना भारी पड़ सकता है। मैं कुछ गलत बोलकर उन्हें नाराज नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने तुरंत टॉपिक चेंज कर दिया। अभी तुमने मुझे ईशैन कहा, जबकि कुछ मिनट पहले तुम मुझे मेरे पूरे नाम से बुला रही थी। उन्होंने पूछा कि क्या मैं तुम्हें इस नाम से नहीं बुला सकती? मैंने कहा कि ऐसा नहीं है, बस थोड़ा अजीब लगता है। मेरी यह बात सुनकर मार्क शुकिंग का मूड अचानक बहुत अच्छा हो गया। क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी जिसने अभी फोन किया था? मैंने शर्माते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और कहा कि नहीं। क्या तुम उसे डेट कर रहे हो? मैंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझसे सच बताओ। मैं तुम्हारी बहन से कुछ नहीं कहूंगी। मैं भी देखना चाहती हूँ कि वो कौन सी लड़की है जिसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरे इंसान पर नजर डाले। मैंने कहा कि सच में मेरा उसके साथ कोई लव अफेयर नहीं है, हम सिर्फ अच्छे फ्रेंड्स हैं। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया है कि तुम मेरी बहन को कुछ नहीं बताओगी, है ना? जब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तो मैं थोड़ा डर गया और जल्दी से कहा कि मैं ऊपर अपने कमरे में जा रहा हूँ। मैं हड़बड़ाकर खड़ा हुआ और वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन मेरा पैर गलती से उनके घुटने से टकरा गया और उनकी बॉडी की वो खुशबू फिर से मेरे चेहरे पर आ गई। मैंने शौक से उन्हें देखा और वो भी चुपचाप मुझे देखती रही। हम दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज थे और मेरी आवाज में घबराहट साफ फील हो रही थी। मेरा वो मतलब नहीं था, मैं जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहा था। मेरी आवाज में एक अजीब सी कपकपाहट थी। मैं इतना बड़ा हो गया था, लेकिन आज तक किसी लड़की के इतने करीब नहीं आया था। मेरा पूरा चेहरा लाल हो गया था। उन्होंने पूछा कि तुमने क्या कहा? मैं जल्दी से उठने की कोशिश करने लगा, लेकिन नर्वसनेस की वजह से मेरा बायां पैर दाहिने पैर में फंस गया और मैं सोफे पर फिर से गिर गया। इस बार मैं सोफे के हैंडल को भी नहीं पकड़ पाया। यह सिचुएशन बहुत ही अजीब और एम्बेरसिंग थी। मैं जैसे तैसे उठा और बिना पीछे देखे वहां से सीधे अपने कमरे की तरफ भाग गया। मार्क शुकिंग ने मुझे भागते हुए देखा और मुस्कुराते हुए कहा कि यह लड़का कितना नासमझ है, इसे तो ठीक से चलना भी नहीं आता। मैंने मन ही मन सोचा कि मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ। मेरी नाराजगी को देखकर मार्क शुकिंग ने एक ठंडी सांस ली और सोचा कि मैं सच में इस लड़के के सामने हार चुकी हूँ। मैं अपने कमरे में गया, शावर लिया और अपने फोन की स्क्रीन को देखते हुए परेशान होने लगा। चूई ने अब मेरे मैसेजेस का रिप्लाई करना भी बंद कर दिया था। अब मैं क्या करूं? मुझे नए बेड पर सोने
सोने की आदत नहीं थी, इसलिए मैं पूरी रात करवटें बदलता रहा। बगल के कमरे में मार्क शुकिंग भी पूरी रात सो नहीं पाई थी। उनका मन कर रहा था कि वो चुपके से मेरे कमरे में आए और मुझे बस एक नजर देख लें, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, अगर वो जाग गया तो मुझे कोई साइको समझेगा। पूरी रात अपने विचारों से लड़ने के बाद आखिरकार उन्होंने अपना प्लान ड्रॉप कर दिया। अगली सुबह 8:30 बजे मार्क शुकिंग डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। ब्रेकफास्ट रेडी था और उनकी नजरें बार बार सेकंड फ्लोर की तरफ जा रही थी। वहां की हेल्पर लियू चाची उनका इशारा समझ गई और बोली कि मैम, क्या मैं ऊपर जाकर यंग मास्टर को ब्रेकफास्ट के लिए बुला लाऊं? मार्क शुकिंग ने बिना कुछ बोले अपनी सहमति दे दी। 10 मिनट बाद मैं अपनी सूजी हुई आंखों और बिखरे बालों के साथ नीचे आया। कॉलेज का कौन सा स्टूडेंट सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट के लिए उठता है भला? उन्होंने पूछा कि क्या कल रात तुम्हें अच्छी नींद नहीं आई? मैंने चिढ़कर कहा कि यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। चुई अब मुझसे बात भी नहीं कर रही है। ये सुनते ही मार्क शुकिंग का चेहरा फिर से ठंडा हो गया। उन्होंने कल रात ही उस लड़की के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकलवा ली थी, जो हाल ही में उनके इस प्यारे लड़के के करीब आने की कोशिश कर रही थी। उन्हें यह सोचकर गुस्सा आ रहा था कि एक मामूली लड़की के लिए यह लड़का पूरी रात सो नहीं पाया। तो क्या हुआ? अगर कल तुमने वो अजीब बात न की होती तो चुई मुझे इग्नोर नहीं करती। मार्क शुकिंग ने अपने कॉफी कप से एक घूंट लिया और अपने गुस्से को कंट्रोल किया। मैं टेबल पर बैठा और धीरे धीरे सूप पीने लगा। फिर मैंने बहुत ही डरते हुए उनसे कहा, क्या तुम आज मेरे साथ चलकर उसे सब कुछ सच सच एक्सप्लेन कर सकती हो? मार्क शुकिंग ने मेरी तरफ एक लुक देखा और कुछ नहीं कहा। मैं तुरंत शांत हो गया और चुपचाप अपना सूप खत्म करने लगा। मुझे लगा कि मैं नींद में पागल हो गया था जो मैंने उनसे ऐसी डिमांड कर दी। मैं खुद ही मुसीबत को बुलावा दे रहा था। जब मुझे लगा कि वो मना कर देंगी तभी उनकी आवाज आई, हमें कब जाना है? मैंने हैरान होकर कहा कि क्या तुम बिजी नहीं हो? शायद आज सही समय नहीं है। उन्होंने कहा कि ठीक है, तो हम कल चलेंगे। आज तुम घर पर आराम करो, कल मैं तुम्हें ले जाऊंगी। असल में मार्क शुकिंग के दिमाग में एक बड़ा प्लान चल रहा था ताकि कल उन दोनों का पैचअप होने की जगह हमेशा के लिए ब्रेकअप हो जाए। मैं उनके इस सीक्रेट प्लान से बिल्कुल अनजान था और सोच रहा था कि वो कितनी अच्छी इंसान है। मैंने अपनी पिछली हरकतों के लिए खुद को कोसा और सोचा कि अगली बार से मैं उनके साथ और अच्छे से पेश आऊंगा, क्योंकि वो मेरी बहन की पुरानी दोस्त। ये सोचकर मेरा माइंड थोड़ा रिलैक्स हुआ और मैं फिर से सोने चला गया। सोने से पहले मैंने चुई को एक मैसेज ड्रॉप किया कि कल मैं किसी को अपने साथ लेकर आऊंगा जो तुम्हें उस दिन की पूरी बात समझा देगी। सामने से तुरंत रिप्लाई आया कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगली सुबह मैं मार्क शुकिंग की कार में बैठ गया। थैंक यू सो मच शुकिंग दीदी, जो आपने मेरे लिए अपना कीमती टाइम निकाला। मार्क शुकिंग के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई, क्योंकि उन्हें दीदी कहना बहुत अच्छा लग रहा था। यह लड़का कितना इनोसेंट है। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारी बहन तो मुझसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगी। मैंने पूछा कि शुकिंग दीदी, आप तो मेरी बहन की सबसे बड़ी बिजनेस दुश्मन हो, फिर भी उन्होंने मुझे आपके पास ही क्यों भेजा? उन्होंने कहा कि मुझे भी नहीं पता, शायद तुम्हारी बहन तो मुख की आंखें अंधी हो गई हैं। उसे लगता है कि तुम मेरे पास सबसे ज्यादा सेफ रहोगे। उसे यह नहीं पता कि मेरी नजरें तुम पर पिछले कई सालों से हैं। मैं खुद सोच रही थी कि तुम्हारे करीब कैसे आऊं, और उसने खुद तुम्हें मेरे पास लाकर एक परफेक्ट मौका दे दिया। चुई इस वक्त हमारी ही कंपनी में इंटर्नशिप कर रही थी, इसलिए मैं सीधे अपनी कंपनी में उससे मिलने पहुंच गया। कंपनी के नीचे पहुंचकर मैं और मार्क शुकिंग कार से उतरे। मार्क शुकिंग ने सामने खड़ी उस छोटी सी और मामूली कंपनी को देखा, अपनी भौहें सिकोड़ी और मन ही मन सोचा कि लेशैन की पसंद इतनी खराब है। पार्टनर ढूंढते वक्त क्या इसने उसकी फैमिली बैकग्राउंड को भी नहीं देखा? मैं 2 कदम आगे बढ़ा, पर जब मैंने देखा कि वो मेरे पीछे नहीं आ रही है तो मैंने वापस मुड़कर उनका हाथ पकड़ा और उन्हें अंदर खींचने लगा। चलो भी, अंदर चलो। मार्क शुकिंग की पलकें थोड़ी कांपी और उनकी नजर सीधे मेरे हाथ पर गई जिसने उनका हाथ थाम रखा था। जैसे ही वो मेरी कलाई को पकड़ने वाली थी, मैंने अचानक अपना हाथ हटा लिया और रिसेप्शन की तरफ तेजी से बढ़ गया। मार्क शुकिंग धीरे धीरे मेरे पीछे आ रही थी। उन्होंने फिर से मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी काम खत्म करके मैं अचानक उनकी तरफ घूम गया। मार्क शुकिंग ने अपने खाली हाथ को देखा और उनके दिल में एक अजीब सी अधूरी चाहत रह गई। चलो, कार्ड स्वाइप करके गेट खुला और हम दोनों लिफ्ट में आ गए। मैं बीच बीच में चुपके से उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस देख रहा था। अभी कुछ देर पहले वो थोड़ी अपसेट लग रही थी। आखिर क्यों? खैर छोड़ो, अब उन्हें मेरे साथ चलकर सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा ताकि आगे कोई और गड़बड़ ना हो। मैंने अपना छोटा सा चेहरा ऊपर उठाया और उनकी तरफ देखा। शुकिंग दीदी, अब अंदर चलकर आपको सब कुछ क्लियर करना होगा। प्लीज कोई और मिसअंडरस्टैंडिंग मत होने देना। मेरी बात खत्म होते ही लिफ्ट का दरवाजा खुल गया। मैं जल्दी से बाहर निकल आया। चुई भले ही एक इंटर्न थी, लेकिन उसे मैनेजर की पोस्ट मिल चुकी थी, इसलिए उसका अपना एक पर्सनल केबिन था। मैंने आसपास देखा, केबिन की लोकेशन कंफर्म की और जब मैं आगे बढ़ा तो देखा कि दरवाजा थोड़ा खुला हुआ। क्या चुई को पता था कि मैं आने वाला हूँ, इसलिए उसने जानबूझकर दरवाजा खुला रखा था? कल तो वो बोल रही थी कि मैं वहां ना आऊं, तो क्या वो बस दिखावा कर रही थी? अच्छा हुआ कि मैं अपनी जिद पर अड़ा रहा। मैंने धीरे से दरवाजा पुश किया। जैसे ही मैं अंदर गया, मुझे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी। मैंने सोफे की तरफ देखा। वहां एक लड़का और एक लड़की बहुत करीब थे। उस लड़की की पीठ को मैं इतनी अच्छी तरह जानता था कि उसे पहचानना मुश्किल नहीं था। मैं शौक में एक कदम पीछे हट गया। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। चुई ने जैसे ही मेरी आवाज सुनी, वो एकदम होश में आ गई। उसने घबराकर अपने पास बैठे लड़के की तरफ देखा। लू किंग यांग, तुम यहाँ कैसे? लू किंग यांग ने बहुत ही नॉर्मल तरीके से अपने कपड़े ठीक किए और हंसते हुए बोला, ये तुम यह क्या कह रही हो? चुई जल्दी से उठी और छोटे छोटे कदमों से दौड़ती हुई मेरे पास आई। गेशैन, ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम देख रहे हो।
तुम पहले मेरी बात सुनो। मुझे लगा कि यह तुम हो। मैंने उसके कपड़ों और शरीर पर उन अजीब निशानों को देखा। मुझे इतना गुस्सा आया कि मेरे सीने में दर्द होने लगा। क्या तुम पागल हो? चुई ने फिर से मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मार्क शुक यिंग तुरंत आगे आई और हमारे बीच में खड़ी हो गई। तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है कि तुम इसे हाथ भी लगा सको। चुई का चेहरा बहुत ही रो उतरा हुआ और कंफ्यूज लग रहा था। गेशैन, तुम मेरी बात समझो। मुझे सच में लगा कि वो तुम हो। मुझे नहीं पता कि यह सब इसके साथ कैसे बदल गया। मैंने कहा कि तुम मुझे बताओ कि मुझ में और इस लड़के में क्या सिमिलरिटी है। मैं बेकार में ही तुम्हारे सामने सब कुछ क्लियर करने के लिए किसी को अपने साथ लेकर आया था। मेरी आंखें सच में अंधी हो गई थी। चुई ने रोते हुए माफी मांगी कि मुझे माफ कर दो गेशैन, मुझसे गलती हो गई। मेरा यह इरादा नहीं था। मैं इसे पसंद नहीं करती। मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। मेरी आंखों में उसके लिए सिर्फ नफरत और घृणा थी। मुझ जैसे यंग मास्टर को तुम्हारे जैसी यूज की हुई चीज की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तुमसे घिन आती है। मैं तो बस उस दिन की बात क्लियर करने आया था, लेकिन अब लगता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम आज के बाद कभी नहीं मिलेंगे। चुई जल्दी से गेशैन के पीछे भागी कि प्लीज मत जाओ, ये सच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। तभी लू किंग यंग ने पीछे से आकर उसका हाथ पकड़ लिया कि ये मुझे छोड़कर मत जाओ। लिफ्ट में आते ही मैंने अपना सिर नीचे झुका लिया। मुझे लगा कि मैं अब अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। वो लड़की जो पहले हर दिन मुझसे इतनी मीठी मीठी बातें करती थी, वो सब कुछ सिर्फ एक झूठ था। मार्क शुक यिंग ने कहा कि अब उदास मत हो। तुम दोनों वैसे भी रिलेशनशिप में नहीं थे, तो वो जो भी करे उसे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें उसके लिए अपना दिल दुखाने की जरूरत नहीं है। उनकी यह बात मेरे दिल पर एक चाकू की तरह लगी। मैंने अपना सिर उठाया और बहुत ही दुखी और गुस्से वाली नजरों से उन्हें देखा। तुम यहाँ मेरा मजाक उड़ाने आई थी ना, अब तुम्हें खुशी मिल गई। मेरी बहन ने सच कहा था, तुम्हारी हमारे परिवार से पुरानी दुश्मनी है। उन्होंने कहा कि मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रही हूँ। मैंने कहा कि मुझे कुछ नहीं सुनना। जैसे ही लिफ्ट का गेट खुला, मैं उन्हें पीछे छोड़कर सीधे बाहर निकल गया। कंपनी से बाहर आकर मैं बिना सोचे समझे सीधे उनकी कार में बैठ गया। जब मुझे एहसास हुआ कि यह उनकी कार है और मैं उतरने ही वाला था, तभी कार के दरवाजे ऑटोमेटिक लॉक हो गए। उनकी पतली और अट्रैक्टिव बॉडी धीरे धीरे मेरे करीब आने लगी। मैंने नर्वस होकर थूक निकला, दीदी तुम क्या करना चाहती हो? मार्क शुक यिंग ने बहुत ही प्यार से मेरी उंगली से मेरे माथे को टच किया और उनकी आवाज बहुत ज्यादा सॉफ्ट थी। उदास मत हो, अभी तो तुम्हारा लव अफेयर शुरू भी नहीं हुआ था और तुमने उसका असली चेहरा देख लिया। यह तो एक अच्छी बात है। मेरा मन बहुत भारी था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि चुई ने ऐसा क्यों किया। हम तो बस एक ऑफिशियल रिलेशनशिप में आने ही वाले थे, फिर ऐसा क्यों हुआ? लेकिन मेरा ईगो मुझे उनके सामने कमजोर नहीं दिखने दे रहा था। मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाया और अकड़ कर जवाब दिया, वैसे भी वो मेरी पसंद की टाइप नहीं थी। चली गई तो चली गई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्क शुक यिंग को साफ पता था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैंने चेहरा घुमाकर थोड़ा धमकी भरे टोन में कहा कि तुम इस बारे में मेरी बड़ी बहन को कुछ नहीं बताओगी, याद रखना। मार्क शुक यिंग ने तुरंत हाँ कर दी कि रिलैक्स, मैं कुछ नहीं कहूंगी। मैंने कहा कि तो ड्राइवर से कहो कि मुझे घर छोड़ दे और तुम अपने काम पर जा सकती हो। ठीक है। मार्क शुक यिंग कार से नीचे उतरी और जब तक कार दूर नहीं चली गई वो देखती रही। फिर वो अपनी बेंटले कार की तरफ बढ़ी जो थोड़ी दूरी पर पार्क थी। बेंटले के पास उनका असिस्टेंट लू किंग यांग को 1 मिलियन का चेक दे रहा था। लू किंग यांग ने चेक लिया और वहां से रफू चक्कर हो गया। मार्क शुक यिंग ने लू किंग यांग की तरफ बहुत ही नफरत से देखा और अपने असिस्टेंट से कहा कि इसे देश से बाहर भेज दो। यह लड़का मुझे इस शहर में दोबारा कभी नहीं दिखना चाहिए। मुझे यह सब सोचकर और भी चिढ़ हो रही थी। घर पहुंचते ही मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया, सोफे पर बैठ गया और खिड़की के बाहर खाली नजरों से देखने लगा। मार्क शुक यिंग जब ऑफिस से घर लौटी तो स्टाफ ने उन्हें बताया कि मैंने दोपहर का लंच भी नहीं किया है और खुद को कमरे में लॉक करके बैठा हूँ। ये सुनते ही उन्हें बहुत गुस्सा आया कि यह बेवकूफ लड़का दिन में तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और अब यहाँ छुपकर देवदास बना बैठा है। उनकी हाई हील्स की आवाज सीढ़ियों से ऊपर आने लगी और फिर मेरे दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। गेशैन, दरवाजा खोलो। मार्क शुक यिंग की आवाज दरवाजे के पार से आई। जब मैंने कोई रिप्लाई नहीं किया तो उन्होंने आगे कहा कि अगर तुमने दरवाजा नहीं खोला तो मैं सीधे अंदर आ जाऊंगी। उनकी बात खत्म होते ही वो अंदर आ गई। मैंने सिर उठाकर उन्हें देखा। मेरी आंखों में कोई चमक नहीं थी और मैं बहुत ही अकेला और खाली फील कर रहा था। मार्क शुक यिंग का गुस्सा मेरा यह चेहरा देखकर आधा शांत हो गया। तुमने तो कहा था कि तुम्हें कोई परवाह नहीं है, फिर खुद को इस तरह बंद करके भूखे क्यों बैठे हो? मैंने अपने सामने खड़ी उस बेहद खूबसूरत और परफेक्ट औरत को देखा और बहुत ही बेबसी से पूछा कि क्या ऐसा इसीलिए है क्योंकि मैं हैंडसम नहीं हूँ, वरना उसने मेरे बदले उस लड़के को क्यों चुना? मेरे शब्दों में वो इनसिक्योरिटी सुनकर उनकी आवाज में थोड़ी नाराजगी आ गई। वो लड़की कभी तुम्हारे लायक थी ही नहीं। लुक्स और फैमिली स्टेटस के मामले में तुम इससे कहीं ज्यादा बेहतर और परफेक्ट पार्टनर डिजर्व करते हो। उनकी बातों में एक गहरा हिंट था जिसे मैं उस वक्त समझ नहीं पाया क्योंकि मेरा दिमाग सिर्फ उस दुख में डूबा हुआ था। चलो अब नीचे चलो और खाना खाओ। तुम पूरे दिन से भूखे हो, तुम्हारा पेट यह सब कैसे सहेगा? मैंने कहा कि मुझे नहीं खाना। अगर तुम अब भी नहीं उठे तो मैं तुरंत तुम्हारी बड़ी बहन को फोन लगा दूंगी। उनकी यह सीधी धमकी काम कर गई। उनकी इस बात ने मुझे उस दुखी मूड से बाहर निकाला। तुम बहुत क्रूर हो। आखिरकार मुझे हार माननी ही पड़ी। मैंने अपनी चप्पल पहनी और धीरे धीरे नीचे खाना खाने चला गया। मैं डाइनिंग टेबल पर बैठा और बिना मन के बस चम्मच से चावल के दानों को इधर उधर करने लगा। टेबल पर इतनी सारी डिशेज हैं, क्या इनमें से एक भी तुम्हारी पसंद की नहीं है? मैंने अपना सिर उठाए बिना बहुत ही धीमी आवाज में कहा कि मुझे भूख नहीं है। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा था कि मुझे खाना पसंद नहीं आ रहा था या मुझे उनका
इस तरह मुझ पर हक जताना और केयर करना पसंद नहीं आ रहा था। मार्क शुक यिंग ने आगे कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं उनकी बॉडी से निकलने वाली उस शांत और ठंडी दूरी को साफ फील कर सकता था। खाना खाने के बाद जब मैं वापस अपने रूम में आया तो चुई के ऑफिस का वो सीन मेरे दिमाग से हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं जितना ज्यादा उसके बारे में सोच रहा था, मुझे उतना ही ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा था। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया कि मैं अपने रूम से बाहर निकल गया। काफी देर तक कशमकश में रहने के बाद आखिरकार मैंने हाथ बढ़ाकर नॉक किया। थुक दिन का रूम ठीक मेरे रूम के बगल में ही था। काफी देर तक वेट करने के बाद भी जब अंदर से कोई हलचल नहीं हुई तो मेरा कॉन्फिडेंस डगमगाने लगा और मैं वापस लौटने ही वाला था। ठीक उसी वक्त रूम का दरवाजा अचानक खुल गया। सामने खड़ी वुमन को देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह अभी शोवर लेकर बाहर आई थी। उनके गीले बाल उनके शोल्डर्स पर बिखरे हुए थे, जिससे वह बेहद गॉर्जियस और रिलैक्स्ड लग रही थी। वह भला ऐसे कपड़ों में दरवाजा खोलने क्यों आई? मेरी आंखें अनजाने में उनकी फेयर स्किन की तरफ बार बार जा रही थी। नहीं, ये गलत है। आखिर मैं यह क्या कर रहा हूँ? मुझसे कुछ काम है क्या? उन्होंने सबसे पहले बात शुरू की। उनके टोन में थोड़ी सी हैरानी थी। अरे नहीं, कोई बात नहीं है। इतना कहकर मैं वहां से तुरंत भागने ही वाला था कि उन्होंने पीछे से आवाज देकर मुझे रोक लिया। नेथान, तुम कहां जा रहे हो? उनकी अट्रैक्टिव आवाज पीछे से गूंजी। मैंने अपने कदम रोक लिए। थोड़ा नर्वस होते हुए मैंने कहा, मैं बस बार में जाकर 2 पैग पीना चाहता हूँ। मेरी बात खत्म होते ही उन्होंने टोकते हुए कहा, तुम कहीं नहीं जा रहे हो, बहुत लेट हो चुका है। अब जब मैं बात बोल चुका था तो मैंने भी अड़ियल रुख अपनाते हुए आर्गुमेंट किया, मैं तो जाऊंगा, मेरा मूड वैसे भी बहुत खराब है। घर पर अल्कोहल है, अगर पीना ही है तो घर पर ही पियो। इतना कहकर उन्होंने अपने बेडरूम का दरवाजा बंद किया और आगे बढ़कर मेरी कलाई पकड़ ली। मैं बस शौक होकर उनके हाथ को देखता रह गया। उनके पीछे पीछे मैं बेसमेंट वाले वाइन सेलर में चला गया। उन्होंने अभी भी मेरी कलाई को बहुत धीरे से पकड़ा हुआ था, जैसे वह छोड़ना ही नहीं चाहती थी। उन्होंने एक लग्जरी ब्लैक एंड गोल्ड वाइन कैबिनेट से रेड वाइन की एक बोतल निकाली। बोतल ओपन करने के बाद उन्होंने वाइन को एक डिकेंटर में डाला। डिकेंटर से आती हुई रेड वाइन की वो शानदार खुशबू इतनी अच्छी थी कि मैं अपनी लार टपकाने से खुद को रोक नहीं पाया। शायद मैंने लाइफ में पहले कभी वाइन नहीं पी थी। मैंने बस कुछ मौकों पर कॉकटेल के कुछ सिप लिए थे। पास्ट में मेरी सिस्टर हमेशा मुझे रोकने का काम करती थी। वह अक्सर कहती थी कि लड़के जब ड्रिंक करते हैं तो वे शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं और उनका अपने बिहेवियर पर कंट्रोल नहीं रहता। ये सोचते ही मेरे मुंह से अचानक निकल गया, क्या इसे पीने से लोग शॉर्ट टेम्पर्ड और एंग्री हो जाते हैं? मैक थुक दिनह धीरे से मुस्कुराई। तुम्हें यह बात किसने बताई? मेरी सिस्टर ने कहा था, अगर तुम लिमिटेड क्वांटिटी में रेड वाइन पियोगे तो यह तुम्हारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। तो क्या मुझे बस थोड़ा सा ही पीने को मिलेगा? क्या मैं ज्यादा नहीं पी सकता? मेरी आंखों में तुरंत एक चमक आ गई और मैं खुशबू सूंघने के लिए डिकेंटर को घूरने लगा। क्या अब हम इसे पी सकते हैं? थोड़ा और वेट करो, वाइन को अच्छी तरह से ब्रीथ करने दो, वरना इसका टेस्ट कड़वा लगेगा। मैं तुरंत उदास हो गया। 2 सेकंड बीतने के बाद मैं खुद को रोक नहीं पाया और फिर से जिद करने लगा, क्या अब पी सकते हैं? मैक थुक दिन ने अपनी आंखें उठाई और मुझे देखा। उनकी आंखों में एक प्यारी सी मुस्कान थी। उन्होंने डिकेंटर उठाया और धीरे धीरे एक लॉन्ग स्टेम ग्लास में रेड वाइन डालकर उसे मेरे सामने सरका दिया। नॉर्मली तुम्हारी सिस्टर तुम्हें अल्कोहल को हाथ भी नहीं लगाने देती है ना? मेरे होंठ थोड़े से कांपे, पर मैं अपनी ईगो के चक्कर में सच स्वीकार नहीं करना चाहता था। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरी सिस्टर मुझे ड्रिंक करने की परमिशन देती है। वह धीरे से हंसी। उन्होंने मेरे झूठ को सबके सामने एक्सपोज नहीं किया। वह घूमकर मेरे बगल वाले हाई बार स्टूल पर बैठ गई। मैंने वाइन का ग्लास उठाया और एक छोटा सा सिप लिया, पर लेते ही मेरा चेहरा अजीब सा बन गया। ये बहुत कड़वी और कसैली थी। इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। ये कॉकटेल जितनी टेस्टी नहीं थी। तुम्हें इसकी आदत नहीं है ना? क्यों ना मैं तुम्हारे लिए कुछ फ्रूट जूस ले आऊं? मैंने गुस्से में एक नखरेबाज बच्चे की तरह उन्हें देखा और अपना ईगो दिखाने के लिए एक ही घूंट में पूरा ग्लास खाली कर दिया। वह कड़वा और तीखा टेस्ट मेरे पूरे मुंह में फैल गया। ये वाइन सच में सिर्फ नाम की ही बड़ी थी, काम की नहीं। मैक थुक दिन के खूबसूरत लाल होंठों पर एक मुस्कान आ गई। उन्होंने खुद अपनी वाइन का एक सिप लिया। मुझे दोबारा अपने ग्लास में वाइन डालते देखकर उन्होंने मुझे वार्न किया कि धीरे धीरे पियो, वरना तुम्हें नशा चढ़ जाएगा। मैंने एक हल्की सी आवाज निकाली और सोचा कि मैं कोई आम इंसान नहीं हूं जो इतनी जल्दी हार मान जाऊं। मैंने एक बार फिर पूरा ग्लास एक ही सांस में खाली कर दिया, लेकिन जैसे ही यह दूसरा ग्लास मेरे पेट में गया, मेरा सिर घूमने लगा, मेरी आंखों के सामने धुंधलापन छाने लगा और मेरा पूरा शरीर बार काउंटर पर ढह गया। अब मेरा हिलने का भी मन नहीं कर रहा था। मैक थुक दिन मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाने लगी। वह आराम से अपनी वाइन एंजॉय कर रही थी और धीरे से बुदबुदाई। ऐसा लगता है कि नेथान सच में अपनी सिस्टर के सामने एक सीधे साधे बच्चे की तरह रहते हैं। मैंने धुंधली आंखों से अपना सिर उठाया, उनके चेहरे को ध्यान से देखा और कहा, सिस्टर आप बहुत अच्छी हैं। मैक थुक दिन की आंखों में हैरानी और खुशी का एक मिक्स इमोशन आया। वह मेरे करीब आई और पूछा, क्या सच में ऐसा है? मैंने नशे की हालत में पागलों की तरह अपना सिर हिलाया। ओह गॉड, मेरा सिर अब और भी ज्यादा घूम रहा है। मैं उनके अट्रैक्टिव लाल होंठों को लगातार देख रहा था। तभी मेरे दिमाग में फिर से चुई के ऑफिस का वो सीन आ गया और मेरे दिल में फिर से एक दर्द सा उठा। नशा चढ़ने की वजह से मैं उनके और करीब आ गया। उन्होंने बहुत ही सॉफ्ट और अट्रैक्टिव टोन में मुझसे पूछा, क्या तुम्हें याद है कि मैं कौन हूँ? मैंने अपना सिर हिला दिया। मेरा सिर इतना भारी था कि मैं बस खुद से ही बातें कर रहा था। क्या मैं परफेक्ट नहीं हूँ? वह बेबस दिखी, लेकिन उनकी आवाज में बहुत प्यार था। तुम परफेक्ट हो, बहुत परफेक्ट हो। हमारे नेथान सबसे बेस्ट। मैक थुक दिन लगातार मुझे संभाल रही थी। मैंने अपना चेहरा ठंडे बार काउंटर पर टिका दिया। मेरी आंखें बिल्कुल सुस्त थीं और मैं धीरे से फुसफुसाया, मैं सबसे बेस्ट हूँ। ये
ये तो चूई ही है जो मेरे लायक नहीं है। मैक थुक दिन एक तरफ खड़ी होकर मुझे बहुत प्यार से देख रही थी। ये प्यारा सा पिल्ला आखिर इस बात पर इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहा है? यह साफ है कि वह प्यार में पूरी तरह डूब चुका है। कुछ ही देर में मुझे बहुत तेज नींद आने लगी। मैक थुक दिन को मेरे सांस लेने की एक जैसी आवाज सुनाई देने लगी। उन्होंने मुझे 2 बार आवाज दी, पर जब मेरी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला तो उन्होंने बॉडीगार्ड्स को बुलाकर मुझे मेरे रूम में शिफ्ट करवा दिया। जब मैक थुक दिन मुझे बेड पर कंबल उड़ा रही थी तो मैं अचानक आधी नींद में जाग गया। मेरी आंखों के सामने सिर्फ उनके अट्रैक्टिव लाल होंठ थे। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या भूत सवार हुआ। मैंने अपना सिर उठाया और आगे बढ़कर उन्हें किस कर लिया। मैक थुक दिन ने अचानक अपनी आंखें बड़ी कर ली। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ मैं अपनी शरारती आंखों से उन्हें देखकर एक बेवकूफ की तरह मुस्कुरा रहा था। उन्होंने बहुत ही सीरियस और संभल कर मुझसे पूछा, तो थान, क्या तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ? चीजें अब कंट्रोल से बाहर हो रही हैं। मेरा सिर बहुत तेजी से घूम रहा था। मुझे उनकी बात बिल्कुल समझ नहीं आई। मुझे बस इतना एहसास हुआ कि शायद वह मुझसे नाराज है। मैं अपनी गलती से बचने के लिए तुरंत दूसरी तरफ मुंह करके लेट गया। मेरा यह साइलेंस देखकर उनका चेहरा और भी ज्यादा ठंडा हो गया। उनकी नजरें मेरे होंठों पर टिक गईं और उनकी उंगलियां अनजाने में उनके अपने होंठों को छूने लगी। नेथान, अब आराम से सो जाओ। कल सुबह तक तुम उस चूई नाम की लड़की को पूरी तरह भूल जाओगे। अगली सुबह मैक थुक दिन डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट कर रही थी कि तभी उनके फोन पर एक वीडियो कॉल आई। मेरा भाई कहाँ है? जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई तो नगोक की आवाज सुनाई दी। इतने लंबे समय के बाद तुम्हें अपने भाई की याद आई? मुझे तो लगा था कि तुम उसे भूल ही चुकी हो। तो नगोक की आवाज में थोड़ी सी घबराहट थी। ऐसा कुछ नहीं है, बात बस इतनी है कि मैं बहुत ज्यादा बिजी थी। मैंने सब कुछ पहले ही इन्वेस्टिगेट कर लिया है। तुम काम के सिलसिले में फॉरेन कंट्री नहीं गई हो। तुम साफ तौर पर एक आदमी का पीछा करने वहां गई हो। मैक थुक दिन ने बहुत ही शांत आवाज में कहा, अगर तुम इतनी बिजी हो तो कॉल मत किया करो। तुम्हारा भाई मेरे पास बहुत अच्छे से रह रहा है। मैंने उसे किसी चीज की कमी नहीं होने दी है, लेकिन मुझे डर है कि कहीं तुम उसे परेशान ना कर रही हो। ठीक उसी समय मैं अपनी आंखें मलता हुआ नीचे आया। मेरी आवाज में अभी भी नींद का भारीपन था। सिस्टर, क्या वह आप हैं? मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने आपकी आवाज सुनी। तो नगोक की आवाज तुरंत लाउड हो गई। हाँ, मैं ही हूँ। मैक थुक दिन ने फोन का कैमरा मेरी तरफ घुमा दिया। तो नगोक ने जब मेरे बिखरे हुए बालों को देखा जो किसी चिड़िया के घोंसले जैसे लग रहे थे तो वह तुरंत गुस्से में आ गई। इसे तुम कह रही हो कि मेरा भाई ने थान यहाँ बहुत अच्छे से रह रहा है? मैक थुक दिन शौक होकर मुझे देखने लगी। उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तो नगोक इस छोटी सी बात को लेकर उन पर भड़क जाएगी। अपनी सिस्टर की बातें सुनकर मुझे इतनी शर्म आ रही थी कि मेरा मन कर रहा था कि मैं जमीन में गड्ढा खोदकर वहीं छिप जाऊं। तो क्या तुम मुझसे यह उम्मीद करती हो कि मैं तुम्हारे भाई के बाल सुखाऊं और उसके कपड़े सिलेक्ट करूं? तो नगोक पहले तो गुस्सा होने वाली थी, पर अचानक उसके दिमाग में कुछ आया और वह प्राउड फील करते हुए बोली, बात तो सही है। एक ऐसी लड़की जिसका कोई भाई नहीं है, कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, जो पूरी तरह सिंगल डॉग है, वह इन सब चीजों की केयर को क्या ही समझेगी? मैक थुक दिन के पास अब कहने को कुछ नहीं बचा था। वह समझ गई कि तो नगोक बस इस बात का शो ऑफ कर रही है कि उसका एक पार्टनर है। मैक थुक दिन ने स्क्रीन पर तो नगोक को बहुत ही अजीब नजरों से देखा और सोचा कि तुम अभी जितना चाहो हंस लो। एक बार जब मैं तुम्हारे भाई को इंप्रेस कर लूंगी तब देखती हूँ कि तुम कैसे हंसती हो। तुम्हें मेरे भाई के लुक और ग्रूमिंग का ध्यान रखने के लिए किसी को काम पर रखना चाहिए। निथान को घर पर हमेशा स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। मैंने नींद में उनके पास जाकर बहुत ही कमजोर आवाज में कहा, सिस्टर, मैं यह सब खुद कर सकता हूँ, तुम कुछ नहीं कर सकते। मैंने ऑलरेडी उस लड़की को इसके लिए पे कर दिया है। तुम घर पर जैसे रहते थे तुम्हें वहां भी वैसे ही रहना है। खुद को किसी भी तरह की प्रॉब्लम में मत डालना। अब मुझ में आगे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी। मैंने चुपके से मैक थुक दिन की तरफ देखा। मैक थुक दिन के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। एक अमीर घर के लड़के को लग्जरी ट्रीटमेंट मिलना तो नॉर्मल बात थी। अगर मेरे यहाँ उसे पहले जैसा कंफर्ट नहीं मिलेगा तो मैं उसे अपने जाल में कैसे फंसा पाऊंगी? मेरी सिस्टर ने फिर से फिक्रमंद होकर पूछा, नेथान, मैक थुक दिन तुम्हें परेशान तो नहीं कर रही है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। सिस्टर थुक दिन मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। स्क्रीन पर तो नगोक ने गुस्से में अपनी आंखें घुमाई। उसे सिस्टर मत बुलाओ। मैं कंफ्यूज हो गया और पूछा, तो फिर मैं उन्हें क्या कहकर बुलाऊं? उसे मैक थुक दिन कहो। मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर वह तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव ना करे तो मुझे बताना, मैं खुद उससे निपट लूंगी। मैं अपनी इस क्रेजी सिस्टर के साथ और बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने चुपचाप अपना सिर हिला दिया। मैक थुक दिन ने कैमरा फिर से अपनी तरफ घुमाया। ठीक है, मेरे फोन की बैटरी खत्म होने वाली है, मैं फोन रख रही हूँ। कॉल कटने से पहले तो नगोक पीछे से चिल्लाई, तुम्हें मेरे भाई को परेशान करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं कभी भी अचानक चेक करने आ सकती हूँ। मैक थुक दिन ने बिना कुछ सोचे कॉल काट दी और फोन को एक तरफ रख दिया। वह मुझे दलिया खाते हुए देखने लगी। आज तुम इतनी जल्दी उठ गए। मुझे लगा था कि कल रात ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से आज हमारे इस भोले पिल्ले का सिर भारी होगा, इसलिए मैंने किसी को तुम्हें उठाने के लिए नहीं भेजा था। मेरे होंठ थोड़े से कांपे। अगर मैं जल्दी नहीं उठता तो क्या करता? क्या मैं मकान मालिक के खुद आकर मुझे जगाने का वेट करता? वह बहुत ही एम्बैरेसिंग होता। आसपास का माहौल अचानक बहुत ही अजीब और शांत हो गया। क्या तुम्हें याद है कि कल रात नशे में तुमने क्या किया था? मैं थोड़ा ब्लैंक हो गया। मैंने क्या किया था मुझे कुछ याद नहीं है। मैक थुक दिन की नजरें मुझे बहुत ही ध्यान से स्कैन कर रही थी। कुछ नहीं, कल रात तुम सिर्फ 2 ग्लास पीकर ही पूरी तरह आउट हो गए थे। मैं तुम्हें खुद तुम्हारे बेडरूम में छोड़कर आई थी। मैक थुक दिन ने काफी देर तक सोचा। बेहतर यही होगा कि वह इस बारे में अब भी कुछ न कहे। उन्हें मिले हुए अभी बस कुछ ही दिन हुए हैं। अगर इस सीधे साधे लड़के को इस बात का पता चला तो कहीं वह डरकर
देखकर भाग ना जाए। मेरी आंखें थोड़ी बड़ी हो गईं। मुझे तो लगा था कि मैं खुद ही रेंगते हुए अपने रूम तक गया था। अचानक हमारी नजरें एक दूसरे से मिल गईं। आपको बहुत परेशानी हुई? आई एम सॉरी। आगे से कभी किसी और के साथ ड्रिंक करने मत जाना, ये बहुत डेंजरस हो सकता है। मैक थुक दिन ने अपने मन में सोचा। मेरे सामने होने के बावजूद ये खुद को रोक नहीं पाया और मुझे किस कर लिया। अगर कोई और वुमन इसे अपने साथ ले गई तो सिचुएशन बहुत खराब हो जाएगी। मेरी जो थोड़ी बहुत नर्वसनेस थी वह उनकी यह बात सुनकर पूरी तरह गायब हो गई। वह बिल्कुल मेरी सिस्टर की तरह ही बातें कर रही थी। ये सच में बहुत इरिटेटिंग था। ब्रेकफास्ट खत्म करने के बाद मैं ऊपर अपने रूम की तरफ जाने लगा। आधे रास्ते में मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। जब मैं मुड़ा तो देखा कि मैक थुक दिन मुझसे 2 सीढ़ियां नीचे खड़ी थी। सिस्टर थुक दिन, क्या आप आज ऑफिस नहीं जा रही हैं? तुम्हारी सिस्टर ने मुझसे कहा है कि मैं तुम्हारी ग्रूमिंग और लुक्स का ध्यान रखूं। अब से मैं तुम्हें गाइड करूंगी। मेरे दिल की हैरानी तुरंत एक डर में बदल गई। आप प्लीज मुझे मत डराइए, मुझे इन सब चीजों से डर लगता है। इसकी कोई जरूरत नहीं है सिस्टर थुक दिन, मैं खुद को संभाल सकता हूँ। क्या तुम अपनी सिस्टर की बात नहीं मानोगे? सच में इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना काम खुद मैनेज कर लूंगा। मेरे इस साफ इनकार की वजह से मैक थुक दिन के चेहरे पर एक अजीब सी दूरी और कड़कपन आ गया। उन्होंने मुझे एक बहुत ही कोल्ड लुक दिया और वहां से पलट कर चली गई। वह अचानक इतनी एंग्री क्यों हो गई? जब मैं खुद अपने बाल सेट करने की कोशिश कर रहा था तभी मेरे बेस्ट फ्रेंड का कॉल आया। मैंने फोन को लाउडस्पीकर पर डालकर एक तरफ रख दिया। नेकेड, क्या बात है? अरे वाह, तुम्हारी आवाज सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि तुम उस ब्रेकअप के सदमे से पूरी तरह बाहर आ चुके हो। मैंने अपने होंठ सिकोड़े। कैसा ब्रेकअप? हमारा तो कभी ऑफिशियली कुछ शुरू ही नहीं हुआ। बात तो सही थी। जब मेरा दिमाग शांत हुआ तो मैंने यह मानने से ही इनकार कर दिया कि मेरा चूई के साथ कभी कोई कनेक्शन था। मुझे इस बात पर बहुत शर्म आ रही थी। लेकेट की आवाज में थोड़ा डाउट था, लेकिन सच कहूं तो चूई वैसी लड़की नहीं लगती जो किसी के साथ ऐसा गेम खेले। क्या तुम दोनों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है? मिसअंडरस्टैंडिंग? मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है, तो भला इसमें क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है? मेरी सिस्टर बिल्कुल सही कहती हैं कि वुमन कभी भी ट्रस्ट के लायक नहीं होती। अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो नगोक भी कोई बहुत अच्छी इंसान नहीं है। वैसे तुम वहां ठीक तो हो ना? बिल्कुल ठीक नहीं हूं। मैं यहाँ रहकर पूरी तरह बोर हो चुका हूँ। तो फिर तुम कुछ दिनों के लिए मेरे घर भाग आओ। ये बात तुमने खुद कही है ना? मैं सच में आ रहा हूँ। मैं अब भी घर पर नहीं हूँ। मेरी फ्लाइट रात को 9 बजे लैंड करेगी। मेरे वापस आते ही मैं तुम्हें पिक करने आ जाऊंगा। ठीक है? मैक थुक दिन को आज रात एक बिजनेस डिनर पर जाना था, इसलिए उन्हें घर लौटने में काफी लेट होने वाला था। ये मेरे लिए बेस्ट चांस था कि मैं चुपके से अपने बेस्ट फ्रेंड के घर निकल जाऊं और कुछ दिन वहां एंजॉय करूं। रात के 10 बजे एक लग्जरी बिजनेस कार मैक फैमिली के मेंशन के सामने आकर रुकी। मैसेज मिलते ही मैंने अपना पहले से तैयार किया हुआ सामान उठाया और दबे पांव मेन गेट की तरफ बढ़ने लगा। पर किसे पता था कि जैसे ही मैं विला के गेट से बाहर निकलूंगा मुझे सामने 2 वुमन आपस में बातें करती हुई दिखेंगी। पैर की आवाज सुनते ही मैक थुक दिन ने अपनी गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा। उनकी आंखें बर्फीली और बेहद ठंडी थी। उन्हें देखते ही मैं डर के मारे वहीं फ्रीज हो गया। नगे केट लग्जरी बिजनेस कार में बैठा था और एक्साइटेड होकर मुझे हाथ हिलाकर बुला रहा था। नगे थान। मैंने बस एक बार उसे देखा और फिर तुरंत अपनी नजरें चुरा ली। मोंगाओ ने मुझे ना यकीन होने वाले चेहरे से देखा तो नगोक ने सच में अपने छोटे भाई को इसकी देखरेख में छोड़ दिया। मैक थुक दिन ने कोई जवाब नहीं दिया। इस वक्त उनका मूड बहुत खराब था। ये बेवकूफ पिल्ला मुझे विश क्यों नहीं कर रहा? ये मुझे सिस्टर क्यों नहीं बुला रहा? उन्होंने ठंडी आवाज में पूछा। इतनी रात को तुम बाहर कहाँ जा रहे हो? मैं अनजाने में ही घबरा गया। ये औरत तो मेरी सिस्टर से भी ज्यादा डरावनी है। मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ। मैंने कार के अंदर बैठे नगे केट की तरफ देखा, मदद की उम्मीद में। तुम कहीं नहीं जाओगे? क्यों नहीं? बहुत देर हो चुकी है। दिन में जाना ठीक है लेकिन रात को नहीं। मैंने फिर से मोंगाओ की तरफ देखा। सिस्टर मोंगाओ, क्या मैं आपके घर घूमने आ सकता हूँ? वैन मोंगाओ ने अनजाने में ही मैक थुक दिन की तरफ देखा। हालांकि मुझे पता था कि इस ट्रिप का मोटिव तो थान को रिसीव करना है, लेकिन यहाँ मैक थुक दिन खुद प्रेजेंट थी। ऐसे में भला मेरी हिम्मत कैसे होती कि मैं हाँ कह दूं? नेथान, अच्छे बच्चे बनो, बहुत लेट हो गया है। ऐसा करते हैं कि कल तुम नगे केट के साथ बाहर घूमने चले जाना। मैंने कार में बैठे केट को थोड़े मायूस चेहरे से देखा। लेकेट ने गुस्से में अपनी सिस्टर को देखा। मेरी सिस्टर सच में बहुत बुद्धू है। वह मैक थुक दिन को भी हैंडल नहीं कर पाई। मैक थुक दिन ने सीधे वहां से जाने का ऑर्डर दे दिया। आप दोनों अब वापस जा सकते हैं। मैंने और लेकेट ने कार के शीशे के आर पार एक दूसरे को उदास नजरों से देखा। मैक थुक दिन मेरे पास आई और गुस्से में चिल्लाई, क्या देख रहे हो? चलो चुपचाप घर के अंदर चलो। मैंने अपनी नजरें हटाई और बिना मन के अंदर जाने लगा। मैंने अपने मुंह में ही बुदबुदाया, क्या आपका घर समंदर के किनारे है जो यह इतना बड़ा है? ये सब तुम्हारी सिस्टर के इंस्ट्रक्शंस हैं। मैं तुरंत पीछे मुड़ा और अपनी आंखें सिकोड़कर उन्हें देखने लगा। क्या आप मेरी सिस्टर की जानी दुश्मन नहीं है? फिर आप उनकी हर बात इतनी आज्ञाकारी बनकर क्यों मान रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मन ही मन उनसे सीक्रेट लव करती हैं? मैं उसे सीक्रेट लव? मैंने अपने दिल में गुस्सा महसूस किया। पक्का इनका दिमाग खराब हो गया है। आपको थोड़ा बोल्ड होना चाहिए, समझे आप? मेरी सिस्टर मुझे जो कुछ भी करने से मना करे, आपको मुझे वही करने के लिए उकसाना चाहिए। तभी तो यह साबित होगा कि आप मेरी सिस्टर की जानी दुश्मन हैं। मैंने अपना हाथ पीछे खींचने की कोशिश की पर मैक थुक दिन ने मेरी कलाई पकड़ ली। आप क्या करने जा रही हैं? मेरी आंखों में डर साफ दिख रहा था। नेथन, क्या तुम मुझे सिखा रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए? मैंने अपनी गर्दन तान कर बात को कवर अप करने की कोशिश। मैंने ऐसा नहीं किया, यह बस एक सजेशन था। मानना या ना मानना आपकी मर्जी है। मैक थुक दिन के चेहरे पर कोई इमोशन नहीं था। उन्होंने बस एक हल्की सी मुस्कान दी। क्या तुम मुझे छोड़कर जाना चाहते हो? मैंने अपने दिल के खिलाफ जाकर झूठ बोला। नहीं तो। मैक थुक दिन ने मन में सोचा, ये प्यारा पिल्ला सच में
में झूठ बोलना नहीं जानता। ये अपने थॉट्स को चाहे कितना भी छुपाने की कोशिश करे, पर ये खुद को एक्सपोज कर ही देता है। नेथान, अच्छे बच्चे बनो, मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छे से रहूंगी। उनकी अट्रैक्टिव और मैजिकल आवाज सुनकर मेरे दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक गई। सिस्टर थुकदिन, अब से मैं पक्का आपकी हर बात मानूंगा। आप जो कहेंगी मैं वही करूंगा। मैक थुकदिन ने मेरी बात पर थोड़ा डाउट जताया और काफी देर बाद जवाब दिया, अब से हर रात 8 बजे तुम्हारा कर्फ्यू टाइम होगा। फिर थोड़ा सोचते हुए उन्होंने आगे बढ़ा दिया, मौसम ठंडा हो रहा है, इसे बदलकर 7 बजे कर देते हैं। ये सुनते ही मेरे चेहरे की वो छोटी सी मुस्कान तुरंत गायब हो गई। अरे, इस औरत के अंदर तो थोड़ी सी भी इंसानियत नहीं है। मैं अपनी सिस्टर को फोन करके कंप्लेंट करूंगा और बताऊंगा कि आप मुझे टॉर्चर कर रही हैं। मैक थुकदिन ने मुझे वापस जाते हुए देखा और अपना फोन निकालकर तो नगोक को एक मैसेज भेजा, आजकल बाहर बहुत सी बिगड़ैल लड़कियां घूमती रहती हैं, इसलिए कर्फ्यू का यह रूल एक अच्छा आइडिया है। मुझे काम पर जाना होता है, मैं हर वक्त उस पर नजर नहीं रख सकता। अपने रूम में पहुंचकर मैंने तुरंत तो नगोक को कंप्लेंट करने के लिए कॉल किया, पर रिजल्ट बिल्कुल उल्टा रहा। कंप्लेंट तो दूर, मुझे ही उनकी तरफ से एक लंबा लेक्चर सुनना पड़ गया कि मैं उन बिगड़ैल लड़कियों के साथ उठना बैठना बंद कर दूं। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैं रात भर सो नहीं पाया। अगली सुबह मैं अंदर भरे गुस्से के साथ सोकर उठा और डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गया। मैं सामने बैठी उस औरत को घूर रहा था जो अपने फोन में बिजी थी। मैक थकदिन ने मेरी नजरों की कोई परवाह नहीं की और पीने के लिए कॉफी का कप उठाया। मैं तुरंत अपनी सीट से खड़ा हुआ, उनके हाथ से कॉफी का कप छीना और उसे सीधे फ्लोर पर फेंक दिया। मैंने टेबल पर अपने हाथ टिकाए और चैलेंजिंग लुक में अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई। मैक थुकदिन के हाथ पर कॉफी की कुछ बूंदें गिर गईं। पास खड़ी डीलियू ने यह देखा और तुरंत वहां से निकलने का बहाना ढूंढा। बड़ी मालकिन, आप प्लीज थोड़ा वेट कीजिए, मैं अभी आपके लिए दूसरा कप बनाकर लाती हूँ। मैंने मैक थुकदिन की आंखों में देखा और मेरे दिल में एक सिहरन सी दौड़ गई। शिट, ये तो गड़बड़ हो गई। वह सच में बहुत गुस्से में है। मैंने चुपके से उन्हें ऑब्जर्व किया, पर मुझे कुछ अजीब लगा। वह मुझ पर चिल्ला क्यों नहीं रही? अगर वह मुझ पर चिल्लाएंगी नहीं तो मुझे अपनी सिस्टर से कंप्लेंट करके घर वापस जाने का चांस कैसे मिलेगा? क्या उन्हें अभी भी उतना गुस्सा नहीं आया है? ठीक उसी वक्त डीलियू कॉफी का एक नया कप लेकर आई। बड़ी मालकिन को गुस्सा न करते देख वह भी हैरान थी। मैंने तुरंत आगे बढ़कर कॉफी का एक बड़ा सिप ले लिया। ये इतनी कड़वी क्यों है? मैक थुकदिन ने अपना फोन साइड में रखा और आराम से अपनी ठुड्डी पर हाथ रखकर मुझे देखने लगी। मैंने इसे पी लिया है, इतना कहकर मैंने उस कप को गुस्से में टेबल पर पटक दिया। बेचारे हाउस हेल्पर के लिए इसे साफ करना आसान नहीं होने वाला था। मैंने सुना था कि उन्हें ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी सफाई की बीमारी है। अगर मैंने इस कप से एक सिप ले लिया है तो वह इसे दोबारा हाथ भी नहीं लगाएंगी। अचानक मैक थुकदिन ने पूछा, क्या यह टेस्टी है? मैं एक पल के लिए ब्लैंक हो गया, फिर खुद को संभालते हुए जिद में जवाब दिया, हाँ बहुत टेस्टी है। मेरी बात खत्म होते ही उन्होंने कॉफी का कप उठाया और अपने होंठ ठीक उसी जगह पर टिकाए जहां से मैंने सिप लिया था। उन्होंने एक ही बार में पूरी कॉफी खत्म कर दी। मैं शौक होकर अपना मुंह खोले देखता रह गया। पास खड़ी डीलियू का चेहरा ऐसा था जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। मैक थुकदिन ने बहुत ही नॉर्मल टोन में कहा, आज की कॉफी काफी स्वीट है। मैंने अपने मन में बुदबुदाया, इसमें स्वीट जैसा क्या था? क्या इस औरत के टेस्ट बर्ड्स खराब हो चुके हैं? लेकिन पास खड़ी डीलियू इसके पीछे का डीप मीनिंग समझ चुकी थी। मैंने तो पहले ही कहा था, बड़ी मालकिन किसी को भी अपने घर में ऐसे ही रहने की परमिशन नहीं देती। तो यह बात है, ये उनके दिल के बेहद करीब है। मैक थुकदिन खड़ी हुई और जाते जाते कूल टोन में बोली, मैं ऑफिस जा रही हूँ, अगर बाहर घूमने जाना हो तो रात 8 बजे से पहले घर आ जाना। कुछ तो गड़बड़ है। मेरी सिस्टर ने तो साफ कहा था कि उन्हें सफाई की बीमारी है। क्या मेरी इन्फॉर्मेशन ही गलत थी? मुझे इस तरह ब्लैंक देखकर मैक थुकदिन जाने के लिए मुड़ी। सिस्टर थुकदिन। मैक थुकदिन के कदम वहीं रुक गए। उनकी नजरें सीधे मेरे हाथ पर गईं जिससे मैंने उनका हाथ पकड़ रखा था। ओह, ये प्यारा सा बुद्धू पिल्ला आज खुद आगे बढ़कर मुझसे क्लोज होने की कोशिश कर रहा है। मैंने बहुत ही उम्मीद भरी नजरों से उन्हें देखा। सिस्टर थुकदिन, प्लीज मुझे भी अपने साथ ऑफिस ले चलिए। क्या तुम श्योर हो? मैं पूरी तरह श्योर हूँ। मैं पूरे दिल से आपके साथ चलना चाहता हूँ। मैंने डिसाइड कर लिया था। मैं साये की तरह उनके साथ चिपका रहूंगा ताकि वह मुझसे इरिटेट हो जाए और मुझसे नफरत करने लगे। मैक थुकदिन ने खुशी खुशी अपना सिर हिलाया। ठीक है, चलो। मेरे दिल में एक विनर वाली फीलिंग आई। इस तरह मैं शान से उनके साथ उनकी मेबैक कार में बैठ गया। मैंने अपनी सिस्टर को कंफर्म करने के लिए कई मैसेज भेजे। मैक थुकदिन को ऐसे मर्द बिल्कुल पसंद नहीं थे जो चालाक और डिस्टेंस मेंटेन करना न जानते हो। मैंने अपना फोन साइड में रखा और बहुत ही कैजुअली अपना हाथ उनके शोल्डर पर रख दिया। मैक थुकदिन की आंखें बहुत ही सॉफ्ट और लविंग इमोशंस से भरी हुई थी। ये प्यारा पिल्ला आज इतना एक्टिव कैसे हो गया? वो बहुत ही नेचुरल तरीके से अपना सिर मेरे शोल्डर पर टिकाकर बैठ गई। मैं पूरी तरह फ्रीज हो गया। इसका क्या मतलब है? वह अपना सिर मेरे शोल्डर पर क्यों रख रही है? उन्हें तो मेरा हाथ झटक देना चाहिए था ना। मैं कुछ देर कशमकश में रहा, फिर नर्वस होते हुए पूछा, सिस्टर थुकदिन, क्या आप मुझे खुद से दूर नहीं करेंगी? मैक थुकदिन धीरे से हंसी। मैं तुम्हें दूर क्यों करूं? हमारे ने थान आखिर इतने प्यारे और सीधे जो हैं। मेरे चेहरे के एक्सप्रेशंस और भी अजीब हो गए। मैं उनके परिवार का हिस्सा कब से बन गया? जैसे ही मैं अपना हाथ पीछे खींचने वाला था, उन्होंने अपना हाथ मेरी पीठ के पीछे से घुमाया और मेरी वेस्ट को टाइटली हग कर लिया। मेरे चेहरे पर एक ऐसी फीलिंग थी जैसे मैं जिंदा लाश बन चुका हूँ। आप अपना हाथ कब हटाएंगी? ये मेरे लिए सच में बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन थी। पता नहीं मैंने आगे बढ़कर उन्हें हग ही क्यों किया। मैं इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। हमारी यह खींचातानी तब तक चलती रही जब तक ड्राइवर की आवाज ने मुझे इस टॉर्चर से आजाद नहीं कर दिया। बड़ी मालकिन, हम कंपनी पहुंच गए हैं। तब जाकर मैक थुकदिन ने अपनी पकड़ ढीली की। नेथान, तुम पहले नीचे उतरो, मुझे
मुझे खुद को थोड़ा शांत करने की जरूरत। इस प्यारे और सीधे पिल्ले के साथ रहना सच में बहुत कंफर्टेबल था। इसकी वजह से वह अपनी रोज की कूल और सीरियस इमेज मेंटेन नहीं रख पा रही थी। ठीक उसी वक्त असिस्टेंट हुआतिन लिफ्ट से बाहर आई। गुड मॉर्निंग यंग मास्टर, तो मैं आपको ऊपर ले चलती हूँ। मैंने मुड़कर कार में बैठी मैक थुक दिन्ह को देखा। वह अपनी आंखें बंद करके आराम कर रही थी। वह कार से बाहर क्यों नहीं आ रही? हुआतिन ने मेरे थॉट्स को गैस कर लिया और एक्सप्लेन किया, मैक बॉस को अभी कुछ इंपॉर्टेंट काम हैंडल करना है। अब प्लीज मेरे साथ चलिए और ऑफिस के वेटिंग रूम में थोड़ा वेट कीजिए। मैंने मन ही मन कंप्लेंट की। उनका यह लुक कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा कि वह कोई काम हैंडल कर रही है। हुआतिन मुझे सीधे जनरल मैनेजर के ऑफिस में ले गई। मैक बॉस मन ही मन यंग मास्टर तो को पसंद करती है। यह बात कंपनी में जिन गिने चुने लोगों को पता थी उनमें से मैं एक थी। मुझे उनके बारे में बहुत सारे सीक्रेट्स पता थे। पास्ट में जब बड़ी मालकिन तो अक्सर यंग मास्टर तो को अपने साथ लाती थी, तो मैक बॉस हमेशा उनके पीछे जाने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ ही लेती थी, सिर्फ इसीलिए ताकि वह छुपकर यंग मास्टर तो को देख सके। तुम हमेशा मेरे सामने आकर मुझे इरिटेट क्यों करती हो? ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। कुछ दिन पहले एक पार्टी में मैक बॉस फिर से उनके साथ जाने का बहाना ढूंढ रही थी। एक अमीर घर की लड़की यंग मास्टर तो से बात करने की कोशिश कर रही थी, तो मैक बॉस ने तुरंत अपने लोगों से कहकर उसे बाहर निकलवा दिया था। यह सीन सच में किसी को भी कपल गोल्स देने के लिए काफी था। हुआतिन अपनी यादों से बाहर आई। यंग मास्टर तो आप प्लीज यहाँ बैठकर वेट कीजिए। अगर आपको कुछ खाने या पीने के लिए चाहिए तो मुझे बताइए, मैं सेक्रेटरी से कहकर मंगा दूंगी। उसकी कोई जरूरत नहीं है। मैं उस बड़ी सी फ्रेंच विंडो के पास गया और नीचे के व्यू को देखने लगा। वेट, कुछ तो गड़बड़ है। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? क्या मुझे मैक थुक दिन्ह के साथ साय की तरह नहीं रहना चाहिए था? असिस्टेंट हुआ, 1 मिनट रुकिए। हुआतिन रुकी और मेरी तरफ मुड़ी। यंग मास्टर तो क्या कोई और बात है?